नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आपकी मांग के अनुसार आज हम इस क्लास से, इस वीडियो से, आज से हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हमारा विशेष रूप से नाम होगा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ये जो ज्योग्राफी की वीडियो है ये आपको लाभदायक सिद्ध होगी। ये आपके लिए भाई साहब अच्छी साबित होगी। सिर्फ एसएससी के एग्जाम में, एसएससी जो सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल वगैरह एमटीएस है उनके एग्जाम में, और स्टेट पीसीएस के अंदर, और जो भी अदर स्टेट के एग्जाम हैं जो भी आप फिलअप करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो ताबूत की कील साबित होगी। आज इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। अब साथियों, सबसे पहले हमारे और आपके सामने चुनौती यही आती है, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है हमारे और आपके सामने कि एक्चुअल में हम ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी होता ही क्या है, ज्योग्राफी के बारे में आप क्या समझते हैं, ज्योग्राफी एक कैसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक कैसा विषय है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ज्योग्राफी या भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो नदी नाले, पहाड़ पर्वत, आकाशीय पिंडों का या जो भी चीजें आप पर्यावरण में देखते हैं, वातावरण में देखते हैं, उन सभी का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कराता हो वही सब्जेक्ट ज्योग्राफी के नाम से, भूगोल के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ज्योग्राफी किसे कहते हैं या ज्योग्राफी के नाम से किसे जानते हैं या ज्योग्राफी के बारे में आप क्या समझते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो नदी नाले, पहाड़ पर्वत, आकाशीय पिंडों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कराता हो, ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण की जो भी चीजें आप देखते हैं उन सभी का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कराए ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण में आप पेड़ पौधे देखते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर आप वो भी पढ़ेंगे। पर्यावरण के अंदर आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी मतलब जो भी चीजें, जो भी आपकी प्यारी प्यारी आंखें देख रही है पर्यावरण में, जो भी चीजें, उन सभी का स्वतंत्र रूप से जो सब्जेक्ट अध्ययन कराता है वही सब्जेक्ट ज्योग्राफी के नाम से, भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो इस भूगोल को साथियों विशेष रूप से दो भागों के अंदर हमने बांट रखा है, जिसमें हमने एक्चुअल में जो भूगोल बटा हुआ है, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। लेकिन भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को हमने ना बांटकर हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बांटा है। दो विशेष रूप से दो पार्टों के अंदर ज्योग्राफी को बांटा है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और कौन सा भूगोल, विश्व का भूगोल। तो ज्योग्राफी को विशेष रूप से दो भागों के अंदर बांट रखा है। और आज हम दोस्तों शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल की। एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त वीडियो होगी। आज से हम भारत के भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ जानकारी ऐसी है जो आज आप पहली बार पढ़ेंगे। कुछ जानकारी ऐसी है जो आपने पढ़ी होगी लेकिन आज आप पहली बार पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम सटीक तरीके से, लाजवाब तरीके से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मैप के अनुसार पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक देखें। और आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो और पूरा ज्योग्राफी यदि आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल फ्री, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम विशेष रूप से जो शुरुआत करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल की, या हम ये आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है भारत का भूगोल। मतलब भूगोल पढ़ेंगे कौन से देश का, तो आप बताएंगे भारत का, क्योंकि भारत का भूगोल हमने लिखा है। तो हम विशेष रूप से इस चैप्टर के अंदर या जो भी इस सीरीज के अंदर हम भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे कौन से देश का, भारत का। लेकिन इसी के साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो भारत है इसका नाम भारत कैसे पड़ा, प्राचीन समय में इस भारत को किस नाम से जाना जाता था, और भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, और इस भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है तो किसने कहा था, क्यों कहा था और क्या कारण था। इस भारत को इंडिया भी कहा जाता है, भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा, क्या कारण रहा है और किसके कारण इस भारत को इंडिया कहा गया है। तो ये आप सारी चीजें अभी बारी बारी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखें,
ये जो भारत है, इस भारत का नाम मैं आपसे बता दूं पहले, आर्यों के अंदर, आर्य जो हुआ करते थे उनके अंदर एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिसका नाम था भरत। आर्यों के अंदर एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे और उस राजा का नाम भरत हुआ करता था और उसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आर्यों के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे भरत, उसका उसी के नाम पर इस देश का नाम, इस हिंदुस्तान का नाम, इस इंडिया का नाम भारत पड़ा है। लेकिन भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखा जाए कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है तो आप बताएंगे पुराणों के अंदर, पुराणों के अंदर भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है। तो याद रखिएगा, आर्यों के प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद में इस भारत को हम ब्रह्मावर्त के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मावर्त के नाम से भी इस भारत को जाना जाता है और आर्यों के राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ने के कारण इसे आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मावर्त या किस नाम से भी जानते हैं भैया? आर्यावर्त के नाम से भी इसे जानते हैं। क्यों जानते हैं अभी बताएंगे। और ये जो ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त के नाम से जो हिंदुस्तान जाना जाता था, वो हिंदुस्तान कौन कौन सी पर्वतों के मध्य से स्थित था, मतलब उस समय का जो भारत था वो कौन कौन सी, या ब्रह्मावर्त था वो कौन कौन सी पर्वतों के मध्य से स्थित था। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अब बहुत सी सारी चीजें नहीं सीखेंगे। इस भारत को भाई साहब हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। ये जो भारत है इसको हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है और ये जो भारत है इसको इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत को हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए, आर्यों के प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, जिसके कारण इसे भारतवर्ष के नाम से जाना गया। और आर्यों के राजा हुआ करते थे तो इसे आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक छोटा सा नॉर्थ इंडिया का मैप बनाएंगे और हम आपको बताएंगे कि भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था, क्यों कहा था, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था और क्यों कहा था, वो सभी चीजें हम एक बार देखेंगे। एक बार छोटा सा नॉर्थ इंडिया का जो मैप है वो बना लेते हैं एक बार छोटा सा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भाई साहब भारत को सर्वप्रथम इंडिया या हिंदुस्तान किसने कहा था। तो साथियों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इसके अंदर आपकी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में छुपी है। अब बहुत सारी जानकारी जो आज आप पहली बार पढ़ेंगे। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि दोस्तों अपने पास में एक उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है। इस उत्तर भारत के अंदर हमारे पास में यहां पर एक झील पड़ती है जिसका नाम मानसरोवर झील है। उत्तर भारत के अंदर, सॉरी, उत्तर भारत के ऊपर, उत्तर भारत के ऊपर तिब्बत के क्षेत्र में, तिब्बत के क्षेत्र में एक मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील के पास से तीन महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। लेकिन इस मानसरोवर झील के पास से भाई साहब यहां से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम क्या है, आप किस नाम से इस नदी को जानते हैं तो आप बताएंगे सिंधु के नाम से। आप इस नदी को सिंधु के नाम से जानते हैं तो ऐसा तो नहीं है प्राचीन समय में भी इसको सिंधु के नाम से जाना जाता हो। आप यदि इस नदी को सिंधु के नाम से जानते हैं तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये नहीं है कि भाई साहब प्राचीन समय में भी सिंधु कहते थे और आज भी सिंधु सिंधु कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत मान लेना। कुछ लोगों ने इस सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जाना है, कुछ लोगों ने इस सिंधु नदी को किस नाम से जाना है तो आप बताएंगे इंडस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में जो आवाज आज आप पढ़ते हैं कि सिंधु को इंडस के नाम, सिंधु को इंडस के नाम से जानते तो इंडस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था वो एक बार देखेंगे साथियों ना। तो भाई साहब अब हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, ये जो ब्रह्मावर्त है प्राचीन समय में हिंदुस्तान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, क्लियर है? प्राचीन समय में हिंदुस्तान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। तो ये जो ब्रह्मावर्त का क्षेत्र है ये कौन कौन से दो पर्वतों के मध्य स्थित था तो आप बताएंगे उत्तर में तो हिमालय पर्वत और दक्षिण में भाई साहब विंध्याचल पर्वत। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से लेकर उत्तर में हिमालय पर्वत के मध्य जो क्षेत्र स्थित था उस क्षेत्र को हमने किस नाम से हमने जाना था या किस नाम से उस समय जाना जाता था तो आप बताएंगे ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था। अब हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था तो आप बताएंगे जो ईरानी हुआ करते थे, ईरानी,
ईरानी जो हुआ करते थे, विशेष रूप से हम ये कह दे पारसी, ईरानी या जो पारसी हुआ करते थे, वो लोग दोस्तों इस सिंधु नदी को, ईरानी या पारसी है वो दोस्तों, इस सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे। ईरानी या जो पारसी है, ईरानी या जो पारसी है, वो इस सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे। और इसके पूर्व में जो क्षेत्र स्थित था, उसको वो लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। समझ में आ गया होगा कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानी अथवा पारसियों ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। क्यों कहा था? तो आप बताएंगे कि हिंदुस्तान, ईरानी या जो पारसी हुआ करते थे, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे। और इसके पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट था, उसको वो हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। तो याद रखिएगा, क्लियर है? हिंदुस्तान किसने का? क्लियर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इंडिया है, ये इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, या भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? तो आप बताएंगे कि जो पारसी हुआ कर, सॉरी, जो यूनानी हुआ करते थे, यूनानी विशेष रूप से हम कह सकते हैं रोमवासी यूनानी जो हुआ करते थे, या जो रोमवासी हुआ करते थे, वो रोमवासी या वो यूनानी इस सिंधु नदी को, ये जो सिंधु नदी बह रही है, इस सिंधु नदी को वो इंडस के नाम से जानते, सॉरी, इस सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे? तो आप बताएं। सही है, इंडस के नाम से। इस सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे? इंडस के नाम से। और उसके पूर्वोत्तर भाग में जो क्षेत्र स्थित था, उसको वो किस नाम से जानते थे? इंडिया के नाम से। क्लियर है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन यदि ये पूछे कि भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था, या इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे यूनानियों ने, आप बताएंगे पारसियों ने। लेकिन पारसियों ने अथवा यूनानियों ने क्यों कहा था? सॉरी, पारसियों ने, यूनानियों नहीं, रोमवासी यूनानी, सॉरी भाई, सॉरी, रोमवासी जो यूनानी है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा था? इंडिया कहा था। अब क्यों कहा था तो हम बता चुके हैं। रोमवासी अथवा यूनानी इस सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे? इंडस के नाम से जानते थे। और इसका जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, पूर्व दिशा में जो हिस्सा है, उसको वो किस नाम से जानते थे? इंडिया के नाम से जानते थे। तो क्लियर है? याद रखिएगा, इंडिया किसने कहा था, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दी थी। सारे पॉइंट अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाने चाहिए। तो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से आप अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने और अच्छा पॉइंट आएगा। और अच्छा पॉइंट ये है कि प्राचीन समय में, जो प्राचीन समय है, प्राचीन समय में एक टाइम ऐसा था कि प्राचीन समय में बौद्ध टाइम पीरियड हुआ करता था। बुद्धिस्ट टाइम पीरियड के दौरान, बौद्ध जो काल हुआ करता था, बुद्धिस्ट जो टाइम पीरियड हुआ करता था, उस समय इस हिंदुस्तान को जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते थे। प्राचीन समय में, या हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध काल के दौरान, बुद्धिस्ट टाइम पीरियड के दौरान, इस हिंदुस्तान को किस नाम से भी जाना जाता था? तो आप बताएंगे जम्बू आइलैंड के नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ये तो भारत का नामकरण है कि हिंदुस्तान है, इसको किस किस नाम से जाना जाता था, कौन कौन सा क्षेत्र कौन कौन सी पर्वतों के मध्य स्थित था, ये हमने बताया। अब हम इस भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, इस भारत के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत कहां कहां स्थित है। मतलब भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, और इसका विस्तार क्या है। भारत की स्थिति एंड विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का जो एक्सपेंशन है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो भैया, इंडिया का यदि भारत की स्थिति और विस्तार इसका देखना है, भारत का विस्तार यदि भारत का देखना है, तो सबसे पहले हमने एक पृथ्वी का ग्लोब बनाना पड़ेगा, पृथ्वी की आकृति बनानी पड़ेगी, और उस पृथ्वी की आकृति के ऊपर हम भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत प्रॉपर ढंग से कहाँ स्थित है। तो देखिए, मान के चलिएगा कि अपने पास में ये एक पृथ्वी है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि अपने पास में ये एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है दोस्तों, जिसका नाम भूमध्य रेखा है। पृथ्वी के मध्य से रेखा गुजरती है जिसका नाम भूमध्य रेखा है, जिसे इंग्लिश वाले इक्वेटर के नाम से जानते हैं। वैसे एक्चुअल में ये जो भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। घबराना मत,
अब एक्चुअल में हमारे पास में अक्षांश रेखाएं क्या होती है, लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, अक्षांश रेखा हम किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा, पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो इमेजिनरी लाइन, वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व में खिंची हुई है, जिनके बीच की दूरी समान है 111 किलोमीटर, जिनके बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य मौसम का अध्ययन कराना है, जलवायु का अध्ययन कराना है, क्लाइमेट्स का अध्ययन कराना है, क्या कहलाती है वो रेखा? अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची है, पृथ्वी की जो सरफेस एरिया है, सतह है, उसके ऊपर कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं? टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या आप बता देना 181 है, 181 है। तो समझ में आ गया। अभी आपको 2 मिनट इंतजार करें, आपको देशांतर भी बताएंगे अच्छे तरीके से। अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व में खींचा हुआ है, जिनके बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य जलवायु का अध्ययन कराना है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्लाइमेट्स का अध्ययन कराना, स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स। देखें भाई, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, हम कह सकते हैं इक्वेटर, या हम कह सकते हैं विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक हमारे पास में नाम आता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का, एक हमारे पास में नाम आता है साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो बांटने वाली रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के अनुसार यदि हम ये देखें कि भारत कौन से हेमिस्फीयर में स्थित है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के अनुसार हम ये देखें कि भारत कौन से हेमिस्फीयर में स्थित है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताएंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में भारत है। कौन से गोलार्ध में है भैया? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में भारत कहां स्थित है, भारत की स्थिति क्या है, भारत का एक्सपेंशन उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या है, और भारत कौन कौन से अक्षांशों के मध्य, कौन कौन से लैटिट्यूड के मध्य स्थित है, वो सभी चीजें हम देखेंगे। तो साथियों, जैसे ही आप भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 0 डिग्री 1 मिनट आएगा, 0 डिग्री 2 मिनट आएगा, 0 डिग्री 3 मिनट आएगा और 0 डिग्री 4 मिनट आएगा। ऐसे चलते रहेंगे। आगे एक समय ऐसा आएगा कि 0 डिग्री 59 मिनट 59 मिनट आएगा, और जैसे ही हम 59 मिनट से आगे बढ़ेंगे तो 0 डिग्री 60 मिनट। तो हम 60 मिनट ना लिखकर सीधा 1 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में मिनट होता है कितना? तो आप बता देना 60। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ध्यान रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हम जैसे ही 60 मिनट ऊपर की तरफ चलेंगे, जैसे ही हम 60 मिनट ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 डिग्री आएगा। फिर 60 मिनट चलेंगे तो 2 डिग्री आएगा, फिर 60 मिनट चलेंगे तो 3 डिग्री आएगा। ऐसे हम ऊपर बढ़ते रहेंगे लगातार। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री। 8 डिग्री 1 मिनट, 8 डिग्री 2 मिनट, 8 डिग्री 3 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, भारत की स्थिति शुरू हो जाएगी, भारत की शुरुआत हो जाएगी। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है और उसके बाद में हम ऊपर बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा हमारे पास में कि भारत 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला है। यहां तक फैला है भाई, 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला है। 37 डिग्री 6 मिनट को यदि आप पार करोगे तो आप अफगानिस्तान, चीन वगैरह के अंदर चले जाओगे। तो आप 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर कभी ना जाना, ठीक है? तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में अब आपको ये पता लगाना है, आपको ये तो पता लग गया साथियों कि भारत नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्व में है या पश्चिम में है, वेस्ट में है या ईस्ट में है भारत? तो ये हमें पता लगाना है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग।
ये यहां से भाई 0 डिग्री देशांतर खींची है। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि भारत ईस्टर्न पार्ट में है, भारत पूर्वी दिशा में है। इसके अकॉर्डिंग चला कि भारत उत्तरी दिशा में है। इसके अकॉर्डिंग पता चला भारत पूर्वी दिशा में। तो भारत की जो स्थिति है, इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। याद रखिएगा, भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत स्थित है। अब भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये हमने 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग देखा है। 0 डिग्री देशांतर है। इसके अनुसार हमें पता चला कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन पूर्वी गोलार्ध में भारत कहां स्थित है ये भी देखेंगे। पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है ये हमने देखा 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में ये देशांतर रेखाएं क्या होती है और इनका कार्य क्या होता है और पृथ्वी के ऊपर क्यों खींची गई है। पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो इमेजिनरी लाइन, पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, जिनके बीच 4 मिनट अथवा 1 डिग्री का अंतर होता है और जिनका कार्य समय का अध्ययन कराना होता है, स्टडी ऑफ टाइम, समय का अध्ययन कराना होता है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। टोटल अक्षांश रेखाएं, टोटल लैटिट्यूड लाइन 181, टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखाएं 360। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अब देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग हम भारत की स्थिति देखें तो वहीं आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे चलते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि भाई साहब यहां पर ये वाला पॉइंट नोट करिएगा, इस पॉइंट को हम बाहर लिख रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं इसके कारण। ये भारत की शुरुआत होती है 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से भारत की स्थिति शुरू होती है। और वो भारत कहां तक फैला है तो यहां तक फैला है, इसको भी हम बाहर लिख रहे हैं। 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में फैला है। 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर और याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट इनके बीच में स्थित है। और ये देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग है, लॉन्गिट्यूड रेखाओं के अकॉर्डिंग है, लैटिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। अब इन सब चीजों को हम दोस्तों एक छोटा सा नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का एक मैप बनाएंगे और उस मैप के ऊपर अच्छे तरीके से डिनोट करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे कि भारत की स्थिति मैप में क्या है। तो एक बार छोटा सा हम भारत का मैप बना लेते हैं छोटा सा, और उसके अंदर हम देखेंगे कि भारत भाई साहब कहाँ स्थित है, भारत कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, कौन कौन से देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। एक बार छोटा सा हम भारत का ही मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत का तो इसमें जिक्र होगा नहीं। छोटा सा हम मैप बना लेते हैं अपने अनुसार। ये हमारे पास में हमारा एक द्वीप समूह है जिसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मैप कैसा भी हो लेकिन समझ में आपको अच्छा ही आएगा, मैप कैसा भी हो समझ में आपको अच्छा आएगा। साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, आप सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना। अब हम यहाँ पर इस भारत के मैप के ऊपर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी भारत का हिस्सा है। इन सभी के ऊपर हम भारत के स्थित पॉइंट समझेंगे, कौन सा पॉइंट कितने डिग्री के ऊपर है और कहाँ स्थित है। तो उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा और वो एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन से लूंगा। वो एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आ गया तो भाई साहब आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गए। यदि मेरे द्वारा जो एग्जाम्पल दिया जाएगा वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल कौन सा वो देख भाई, मान लेते कि आपका एक गांव है, आपका एक विलेज है और ये विलेज आपका उत्तर दिशा के अंदर है, नॉर्थन हिस्से के अंदर ये आपका गांव है। इस नॉर्थन हिस्से के दक्षिण के अंदर आपके खेत है। गांव के दक्षिण में आपके पास में 5 एकड़ जमीन तो इकट्ठी है, 5 किले तो आपके इकट्ठे 5 एकड़ जमीन, और उसके नीचे और दक्षिण में 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन है वो अलग से है, 5 एकड़ है वो अलग थी। आपसे यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन करे, आपसे यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि आपके गांव के दक्षिण में या आपकी जमीन का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है। आपकी जमीन का सबसे दक्षिणी हिस्सा पूछेगा तो आप यही बताने वाले हैं कि आपकी जमीन का तो सबसे दक्षिणी हिस्सा ये है।
लेकिन इसी के बाद में कोई आपसे क्वेश्चन ये कर ले कि आपकी जो अधिकतर जमीन जुड़ी हुई है, आपकी जो अधिकतर जमीन जुड़ी हुई है उसका दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो आप 5 एकड़ वाली का ये बताएंगे। ऐसा ही है ना भाई, समझ पा रहे होंगे आप अच्छे तरीके से। भाई आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपकी जमीन का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, क्योंकि आपका गांव उत्तर में है, आपकी जमीन दक्षिण में है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे, आपसे कोई भी ये पूछे कि आपकी जमीन का दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो आप 1 एकड़ वाली का बताएंगे, ये वाला पॉइंट बताएंगे। लेकिन आपसे पूछे कि आपकी जो जमीन अधिकतर जुड़ी हुई है उसका दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो आप 5 एकड़ वाले का ये बताएंगे। तो ऐसे ही यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, या कन्याकुमारी होगा या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर होगा, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, सबसे साउथर्न जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस पिगमेलियन पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये पिगमेलियन पॉइंट और ये पार्सन पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर स्थित है। याद रखें साथियों, आपने याद रखना है कि भारत का जो सबसे साउथर्न हिस्सा है, साउथर्न पार्ट है, साउथर्न बिंदु है, उसका नाम पार्सन पॉइंट है, उसका नाम पिगमेलियन पॉइंट है, उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या जो पार्सन पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर स्थित है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड, भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड मतलब जिसका अधिकतर हिस्सा जुड़ा हुआ है, उसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत की जो मुख्य भूमि है जिसका अधिकतर हिस्सा जुड़ा हुआ है, उसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों भारत का जो दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, वो 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर स्थित है, ये वाला पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर स्थित है। और इस पॉइंट का नाम है कैप कैमोरीन। कैप कैमोरीन इस पॉइंट का नाम है। कैप कैमोरीन को वर्तमान में कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु जिसका कैपिटल चेन्नई, और चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास, और मद्रास जिसका नया नाम क्या है, चेन्नई। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो आपको समझ में आया होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर है, और ये याद रखिएगा जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर कैप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद में नाम आएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे नॉर्थर्न पॉइंट का यदि जिक्र किया जाए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर स्थित है। और कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी के अंदर बांट दिया गया, लेकिन ये पॉइंट जम्मू कश्मीर में ही है। 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर स्थित है। यदि 37 डिग्री 6 मिनट को आप क्रॉस करते हैं तो आप जा सकते हैं चीन की सीमा में, आप जा सकते हैं अफगानिस्तान की सीमा में, और आप ऐसी जगह फंस जाएंगे जहां से वापस आने की उम्मीद कतई नहीं है, बिल्कुल वापस आने की उम्मीद नहीं होगी। तो आप 37 डिग्री 6 मिनट तक कभी मत जाना। 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएंगे तो वहां पर हिमालय के ग्लेशियर वगैरह है, आप फिसल कर भी वहां उन देशों के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे है। झेलम का दूसरा नाम वितस्ता है, और झेलम सहायक है चेनाब का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता देना अस्किनी। और चेनाब सहायक है सतलुज की, सतलुज का दूसरा नाम क्या है, सतुदरी। और सतुदरी या सतलुज किसकी सहायक है, तो सिंधु की। और सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता है। पहली बार सिंधु को इंडस किसने कहा था, तो आप बताएंगे यूनानियों ने, रोम वासियों ने कहा था, और इसके पूर्वोत्तर हिस्से को इंडिया कहा था। तो देखो उसके बाद में भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट आता है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु।
भारत का सबसे पश्चिम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर स्थित है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये वाला बिंदु है, ये 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर है, जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे सर क्रीक, या जिसका नाम क्या है तो आप बता देना गौर माता। गौर माता या सर क्रीक 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर स्थित है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ये। उसके बाद में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम आता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु साथियों किबिथु या वालांगू है, और ये किबिथु या वालांगू है 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वालांगू है, 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। और कहां पर स्थित है तो आप बता देना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबिथु या वालांगू, 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर। तो सारे पांचों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। अब हमारे पास में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी कितनी है? नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया, भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी कितनी है तो आप बता देना 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी है। भारत की वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस कितना है तो आप बता देना 2933 किलोमीटर। भारत का वेस्ट टू ईस्ट यदि डिस्टेंस पूछे आपसे, भारत का पश्चिम से पूर्व डिस्टेंस पूछे तो आप बता देना 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी पूछे तो आप बता देना 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी है। तो साथियों, मेरे प्यारे साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, दिल थाम के मेरे साथ में आप जुड़े रहिए, विश्वास के साथ में जुड़े रहिए। संपूर्ण भारत का भूगोल मैं आपको करवाऊंगा, और इसी प्रकार से आज जो आपने क्लास देखी इसी प्रकार से करवाऊंगा। आप मेरे साथ में नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो, जब भी कोई भी वीडियो डलेगी तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और साथियों, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टडी करवाऊंगा, और तो आपने देख ही लिया होगा एक तरीके से डेमो। तो आप मेरे साथ में लगातार जुड़े रहना। इस वीडियो में मैं इतना ही करूंगा दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।